हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से पोषक पदार्थ जो हैं जिससे कितनी एनर्जी मिलती है, कौन कौन से अपने शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना पोषण है। ठीक है, इसको अपन न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन पोषण। ठीक है, पादप अपने कार्बनिक खाद्यों के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन केवल वायुमंडल पर नहीं निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, अपने खाद्य पदार्थों के लिए वायुमंडल पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। कुछ जीवाणु भी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपना भोजन स्वयं बना। कुछ जीवाणु जो होते हैं या तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, सोलर एनर्जी, या लाइट केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, जो जीवाणु प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा या रसायन ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनको फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफ कहते हैं। दूसरी तरफ जीव कवक अधिकांश जीवाणु अपना भोजन निर्माण करने में सक्षम नहीं होते। दूसरी तरफ देखते अपन तो बहुत सारे जीवाणु कवक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसे वह वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जीवों को परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉफ। हेटरो मतलब विषमपोषी या परपोषी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ते अपन। आगे देखिए भोजन। ठीक है, जीवधारी मुख्यतः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। ठीक है, और भोजन के निम्नलिखित अवयव होता है। कोई भी जीवधारी होता है उसके शरीर को एनर्जी मिलती रहे इसके लिए वो भोजन करता है, और भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। सबसे पहला जो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो फार्मूला है CnH2n। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। इसके स्रोत क्या हैं, आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, केला इत्यादि तीनों भागों में बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार से शर्करा है। ठीक है, जो अपने को आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, चीनी आदि से प्राप्त होता है। इसे तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है सबसे सरलतम प्रकार की शर्करा होती है। ठीक है, जिसे और छोटे भागों में या और छोटे रूपों में विभाजित नहीं कह सकते। ठीक है, उदाहरण पेंटोस, राइबोस, पेंटोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोस। ठीक है, राइबोस जो शुगर होती है आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, राइबोस, पेंटोस शुगर भी पाई जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज ये भोजन में एक, और फ्रक्टोस फलों में पाई जाती है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम प्रकार की। उसके बाद आगे देखते हैं हम डाइसेकेराइड। ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से जोड़कर बनते हैं। जब दो मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़ लेंगे अपन, जब ऐसे ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो डाइसेकेराइड बन जाएगा। जैसे लैक्टोज, ये दूध की शर्करा है। सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज भी दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के जोड़ने से बनता है। ठीक है, तो डाइसेकेराइड में क्या होता है कि जब अपन इसका जल अपघटन करेंगे, ठीक है, तो जल अपघटन करने पर अपने को मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मोनोसेकेराइड। आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड। ये बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़ने से बनते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च जो होता है मक्के वगैरह में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है ये अपने बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में, सेलुलोज जो है रेशो में प्रेजेंट होता है, और रफेज जो होते हैं सेलुलोज जो अपने शरीर में पाचन नहीं होता। जबकि जो पशु होते हैं जुगाली करने वाले उनके शरीर में सेलुलोज का पाचन हो जाता है। तो सेलुलोज भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन वसा। इन पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर बनाते हैं, लेकिन रासायनिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल अलग है। ये जो होते हैं रासायनिक तौर पर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अलग होते हैं। वसा
ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के एस्टर है। वसा क्या होते हैं? ग्लिसरॉल और वसी अम्ल जो होते हैं उनके एस्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें चिकनाहट होती है, चिपचिपापन जो होता है उन सब में वसा पाया जाता है। जैसे तेल, घी, ये जो है वसा इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, चिकने पदार्थों। आगे देखिए प्रोटीन। ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बनते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहता ही है और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी मिल जाता है ना, तब प्रोटीन बनता है। ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं, छोटी आंत द्वारा तोड़े नहीं जा सकते। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन नहीं, ये एंजाइम द्वारा तोड़े जाते हैं। इनका मुख्य स्रोत दूध, अंडे, मांस, मछली, दालें आदि, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में आता है? दालों में, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल से बनते हैं। किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पाचन या डाइजेशन, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया में खाने के कण टूटकर अणु बनाते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि रक्त प्रवाह में मिलकर जहाँ उनकी आवश्यकता हो वहीं वितरित हो जाते हैं, ठीक है। पाचन में क्या होता है कि जो अपन भोजन लेते हैं वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में जहाँ भी उनकी आवश्यकता होती है वहाँ वितरित हो जाता है। लगभग 90% पचा हुआ भाग भोजन और 10% जल और खनिज आंत द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो भी पचा हुआ भाग होता है और उसका 90% भाग जो है छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। 3 से 6 घंटे के दौरान जब छोटी आंत में रहता है तब सक्रिय परिवहन और विसरण दोनों सरलीकृत पोषक अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। 3 से 4 घंटे क्या होता है? भोजन अपना छोटी आंत में रहता है, तब क्या होता है? सक्रिय परिवहन और विसरण दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो अवशोषण के लिए आवश्यक। अमीनो अम्ल, शर्करा, कुछ विटामिन, खनिज जल अंकुरों कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है, लेकिन वसी अम्ल और ग्लिसरॉल सूक्ष्म बिंदुकों के रूप में लैक्टिल में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत जो है जिसकी पाचन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अवशोषित करने का काम भी करती है। अब देखो पौष्टिक आवश्यकताएं। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल और खनिज पदार्थ उचित मात्रा में अनुपात, विटामिन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इन सभी को पोषक में निम्नलिखित विशेषताएं, ठीक है। एक जो पौष्टिक आहार होता है उसमें सभी प्रकार के पोषक प्रेजेंट होते हैं तो संतुलित आहार बोलते हैं, और ये पोषक तत्व प्रेजेंट नहीं होते तो उसे असंतुलित आहार बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। इन्हें जीवन की सामग्री कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण दहन से 5 से 6 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है? 5 से 6 कैलोरी मिलती है। इसलिए प्रोटीन की दैनिक औसत ज़रूरत 50 से 70 ग्राम होती है। अपने शरीर को प्रोटीन की दैनिक औसत ज़रूरत जो है 50 से 70 ग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाचन में मुख्यतः अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, ठीक है। जब भी पाचन होगा तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। इसका ऊर्जा उत्पादन में सक्रिय रूप से उपयोग होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण दहन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता कितनी थी? 400 से 500 ग्राम, ठीक है। और इससे दहन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है या निकलती है। आगे देखिए वसा। वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसके 1 ग्राम के पूर्ण दहन से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सामान्यतः आहार में करीब 75 ग्राम वसा होना चाहिए। वसा की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, ठीक है। अपने जो आहार होता है उसमें लगभग 75 ग्राम वसा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए खनिज। ये कोशिका तथा उत्तक की भौतिक दशा को कायम रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण निभाते हैं। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन प्रमुख खनिज है। ये जो खनिज होते हैं ये कोशिका और उत्तक की दशा को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, ठीक है। इसलिए इनकी आवश्यकता बहुत जरूरी। विटामिन, इनकी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है लेकिन इनकी कमी से अपूर्णता हो जाती है। विटामिन की न्यूनतम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। जब भी विटामिन या इनकी कमी हो जाती है तो न्यूनता से इनकी कमी से कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।